जय हिंद। आपका फिर से इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ तक है, साथ में इसका विस्तार जो है इतना ज़्यादा बड़ा क्यों हो पाया, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण कारण से नील या मिस्र जो नील नदी के साथ किनारे मिस्र जो सभ्यता थी और मेसोपोटामिया सभ्यता थी, इनसे कितना गुना हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी और ये यहाँ पे कितने स्थल खो जा चुके हैं और कौन से किस किस देश में इसके स्थल हैं। तो हम ये सारी जानकारी को देखेंगे और इसे कंठस्थ करने का भी प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिएगा, साथ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या सीखना है। तो साथियों, यह जो है और किन किन नदियों के किनारे भी है ये भी आइए देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसका मैप। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से यहाँ से जो है शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है, और देखिए यहाँ से जो है यहाँ तक आता है, फिर और यहाँ से होते हुए आपका यहाँ तक मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यह एक आकृति बन रही है और इसे त्रिभुजाकार या ट्रायंगल शेप का भी कह सकते हैं, त्रिभुजाकार। तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी आकृति कैसी है साथियों, तो वह त्रिभुजाकार है। यह कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे ज़रूर याद करिएगा। इसी तरह और भी है, जैसे देखिए, तो इसके सीमा तो पहले देख ही लेते हैं, लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं यह चीज़ कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार इतना ज़्यादा और लंबे क्षेत्र में क्यों हो पाया। और सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि इनका विस्तार 3 देशों में है। कितने देशों में? तो 3 देशों में इसका विस्तार है। पहला तो हमारा देश इंडिया यानी भारत में है, दूसरा पाकिस्तान में है और तीसरा है अफ़गानिस्तान। क्योंकि ये जितने भी देश हैं पहले भारत के ही क्षेत्र हुआ करते थे और इस कारण जो है इनमें कोई रोक टोक था नहीं। तो जितने भी शहर थे अपने सुविधानुसार जहाँ चाहे और जिस नदियों किनारे अपना अच्छे से अच्छे तरीके से रहने का तरीका ढूंढा और नगर बसाने का प्रयास किया और नगर इतने बढ़िया बसाए कि आज के हम जो बनाते हैं नगर बना नहीं सके हैं वैसा। ऐसा नगर जो पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी उसके तरीके से अनुकूल थी, पर्यावरण को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उस समय कोई भी इतनी टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था, लेकिन आज तो हज़ारों तरीके का टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम उसे उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किए थे। नगर जो व्यवस्था थी हमारे देश में केवल एक ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता की तरह की जो नगर व्यवस्था है केवल चंडीगढ़ है। उसे भी अंग्रेज़ों ने बढ़िया तरीके से बना के गया, भारत वालों ने वो भी नहीं बनाया चंडीगढ़ को। अब तो सोचिए कि किस तरीके से उन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने डेवलप किया था और हम उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो यह जो है हमारे लिए सेटबैक है और हमें चाहिए कि हम जो है अपने शहरों को और उनसे सीखें और वैसा बनाने का प्रयास करें ताकि हमारी जो सभ्यता है लगे कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता से ये लोग परिचित थे या उनसे मिले जुले हैं। क्योंकि ये तो बात की बात है, अंग्रेज भी इससे बहुत बड़े दंग रह गए थे देखकर, और उनका जो है जो सिर था नीचा हो गया था, नज़र नीचा हो गया था भारतीयों को देख करके। भारतीयों के प्रति जो उनका द्वेष था और भारतीयों को वे लोग नीच समझते थे या अधर्मी समझते थे, उन्हें जो है या हमें जो है ग्रामीण सभ्यता मानते थे, यह देखकर
उन्हा का जो है उनका सर नीचा हो गया था। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि यह जो है किन किन इनकी सीमा जो है कहाँ कहाँ तक थी। तो बता दें कि इनकी जो सीमा थी, आप यहाँ पे देखिए, उनकी उत्तरी जो सीमा थी मांडा जगह है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये जम्मू में है और मांडा है, और यह चिनाब नदी के किनारे हुआ करती थी, ठीक है। चिनाब नदी तो आज ही बहती है, और ये मांडा जो था, यहाँ तक खुदाई में पता चला है कि इसकी उत्तरी सीमा मांडा यानी जम्मू कश्मीर तक होती थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ तक जो है बर्फ़ गिरने लगता है आगे चल के, और यहाँ के लोग जो थे इस स्थिति से निपटने के लिए भी तरीक़ों को खोज चुके थे। और ऐसे ही अगर पूर्वी छोर देखा जाए तो यहाँ पे आलमगीरपुर है, पूर्वी छोर आलमगीरपुर है, और ये मेरठ के नज़दीक है, और ये दिल्ली वाला जो आज का एरिया है आलमगीरपुर ही आता है, जो कि यह उत्तर प्रदेश में है। हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से जो स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता में खोजे गए थे, कहाँ कहाँ किस प्रदेश में हमारे भारत में पाए गए हैं, और पाकिस्तान में भी किस किस प्रदेश में पाए गए हैं, जिससे हमें उसकी अवस्थिति का ज्ञान अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो हमें देख लिया कि पूर्वी छोर जो है आलमगीर मेरठ में था, और उसका पश्चिमी छोर जो है सुत कांगेडोर था, जो एक समुद्र के किनारे था, जो अरब सागर है इसी के किनारे यह था। और सुत कांगेडोर जो है किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे थी, दास्क किनारे जो है नदी थी, इसी किनारे सुत कांगेडोर जो शहर था बसा हुआ था, और सबसे पश्चिमी छोर था। और हमने आलमगीर का नहीं बताया कि यह हिंडन नदी के किनारे है, यह आप जो इसे लग रखिएगा, और हिंडन नदी के किनारे था, हिंडन नदी के किनारे था। हिंडन नदी के किनारे कौन सा शहर था, मेरठ में आलमगीरपुर था। इसी के साथ साथ अगर इसकी जो है दक्षिणी सीमा देखी जाए तो यह दैमाबाद जो है आज महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र का जो है यह है। और यहाँ पे गोदावरी नदी की सहायक गोदावरी जो है आप नाम सुने होंगे, इसकी एक सहायक नदी हुआ करती थी प्रवर नदी, और इसी नदी के किनारे दाइमाबाद जो शहर है हड़प्पा वासियों का महत्वपूर्ण हुआ करता था और दक्षिणी छोर हुआ करता था। और इसका भी महत्व है कि क्यों लोग जो है ऊपर से नदियों जो सिंधु घाटी नदियाँ थी उनको छोड़ करके ये लोग दक्षिण की तरफ क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ की जब सड़क जो शहर थे धीरे धीरे पानी में डूब रहे थे, नदियों की बाढ़ से प्रभावित हो रहे थे, तो ये लोग दाइमाबाद की तरफ यानी दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे। और इनका शहर जो है इसी तरफ से आगे बढ़ने का भी एक कालक्रम भी दिखाता है, और हमें इनके बारे में और बातें समझने में सहूलियत मिलती है। तो हमने देख लिया कि इनका जो है कहाँ कहाँ तक था, और हमने बताया कि त्रिभुजाकार हुआ करता था। मतलब देखिए यहाँ पे यहाँ से हो गया, यहाँ हो गया, और यहाँ हो गया, और एक यहाँ हो गया, तो यह जो है देखिए मिलाएंगे तो हमें एक त्रिभुजाकार हमें स्वरूप मिलेगा, जो कि ऐसे बनेगा। तो यह त्रिभुजाकार जो है हड़प्पा वासियों का जो इनकी सीमा थी ऐसे बन सकती है। तो सुत कांगेडोर जो थे बलूचिस्तान में थे, और यह पाकिस्तान का ही आज का एरिया है बलूचिस्तान यहीं पे। तो साथियों हमें विश्वास है कि आपको यह समझ में आया होगा। और इसका विस्तार जो है देखा जाए, विस्तार जो है बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा हुआ करता था, और लगभग 13 लाख, कितने साथियों, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। 13 लाख से मान लीजिए 15 लाख, 13 से 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यह बहुत बड़ा एरिया होता है। और हमारे इस समय का जो भारत है उसका 1/3 इसका एरिया हुआ करता था। यह बहुत बड़ा एरिया है, और उस समय के लोग जो है एक शहरी सभ्यता के रूप में इतने बढ़िया से डेवलप किए थे, जो कि आज के तरीके से आप मतलब उतना आज भी स्थिति डेवलप नहीं हो पाई है। यहाँ पे हमने देख लिया अभी जो मांडा जम्मू कश्मीर में उत्तरी सीमा है, सुत कांगेडोर बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा है, आलमगीरपुर जो मेरठ पूर्वी सीमा, और दाइमाबाद दक्षिणी सीमा है, प्रवर नदी के किनारे इसका अवस्थिति है। तो हमें देख लिया इसका 13 से 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हुआ करता था। और यह जो था
हाँ, इसकी जो उत्तर से दक्षिण के बीच में कितना चौड़ाई लंबाई थी, क्योंकि हमने देखा है कि भारत की जो है, इंडिया की देखी जाए तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से जो है दक्षिण की कितनी लंबाई है, तो इसका है 2933 किलोमीटर है, 2914 किलोमीटर। और ऐसे ही पूरब से पश्चिम जो है वह 3300 कुछ किलोमीटर है। ठीक है, तो यह हमने इसकी देख लिया। तो इसी तरह इसकी भी लंबाई चौड़ाई हम देख सकते हैं। तो ऊपर से नीचे यानी उत्तर से जो है दक्षिण जो है, इनके बीच की जो लंबाई थी वह 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। सोचिए कि इसका हमारे भारत का आधा लगभग यह है। कितना है? आधा। अच्छा, 2800-2900 था, ये 1400 किलोमीटर लगभग यह है। जबकि सुतकांगेडोर से आलमगीरपुर यानी पश्चिम से पूरब के बीच में इसका जो है 1600 किलोमीटर यह है। 16 दूना 32, लगभग उसका भारत का आधा इसके जो है लंबाई हुआ करती थी। सोचिए, एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और हमारे अनजाने ना जाने में यह सभ्यता कब ख़त्म हो गई, कैसे ख़त्म हो गई, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हमारे इतिहासकार अलग अलग तरीके से अपना विकल्प देते हैं, अपना मान्यता देते हैं, जो कि पूरी तरीके से उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन उसमें भी कुछ हैं जिन पर ज़्यादा लोग अपना विश्वास जमाए हैं और उन्हें इसको ज़्यादा तवज्जो दी है। लेकिन उनकी बात भी क्लियर कैसे कर सकते हैं? वो भी बिल्कुल क्लियर, उनकी बात जो है सही हो सकती भी है, नहीं सही हो सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर उनकी लिपि जो है पढ़ी जा सकी है, अगर पढ़ लिया जाता है, तो बहुत सी चीज़ों में हमें सही से जानकारी प्राप्त हो जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। अब देखा जाए तो नील नदी के किनारे जो मिस्र सभ्यता आपने सुना होगा, नील नदी के किनारे है। और मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन कहा जाता है, क्योंकि यह नील नदी के किनारे ही बसा हुआ था। और मेसोपोटामिया इराक में है, दजला फरात नदियों के बीच है इसका अवस्थिति है। और इसी मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर ही एक सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है, यह आगे पढ़ाएंगे जब इसकी नगरीकरण देखेंगे, कैसे कैसे नगरीकरण हुआ है और कहाँ से इसका विस्तार हुआ, मतलब कहाँ से ये लोग आए थे, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, कहाँ से आए। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सुमेरियन सभ्यता से ही निकल के आए थे और यहाँ पे अपना बसाए थे, अपने एक नया आशियाना को तैयार किए थे। तो इनसे जो है, इन दोनों को मिला लिया जाए या अलग अलग कर लिया जाए, तो इनसे 12 गुना बड़ा हमारी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। साथियों, यह जो है इसलिए क्योंकि यहाँ पे नदियों का भंडार है। पंजाब नदियों में तो कई नदियाँ बहती थी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, और यहाँ पे इसी के साथ साथ सिंधु नदी के और जो 5 नदियाँ हैं वह हुआ करते थे। इधर भोगवा नदी पंजाब में थी, हरियाणा में थी, घग्गर नदी था। ऐसे बहुत सी नदियाँ थी जिनके किनारे आसानी से बसा जा सकता था। जबकि इधर जो नदियों का कमी था, जिससे इनका विस्तार नहीं हो पाया होगा। तो और हमारे यहाँ के लोग अच्छे तरीके से जीने का साधन जुटाए होंगे, जिससे यह ज़्यादा सर्वाइव कर पाए होंगे। तो ऐसे ही है। और 1947 तक जो है, जब खुदाई चल रही थी, तो लगभग 40 से 50 इतने ही स्थल को खोदे जा चुके थे। लेकिन आज तक जो है, अभी इस समय देखा जाए तो अब तक 1400 जो स्थल की खुदाई हो चुकी है। तो इसमें ज़्यादातर तो भारत में ही है और बहुत कम ही है जो पाकिस्तान में है, और अफ़गानिस्तान में केवल 2 ही है। इसको देख लेते हैं कि कितने कितने हैं। तो लगभग भारत में जो है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल जो है लगभग 900 स्थल मिले हुए हैं, खोदे जा चुके हैं। और पाकिस्तान में जो है 400, 450 तक यहाँ भी मिले हैं। जबकि अफ़गानिस्तान में केवल 2 मिला है। कौन कौन 2 मिले हैं? तो यह है मुंडीगाक
और सूर्तघई या सरतुघई, यह जो है 2 मिले हैं, जो कि यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यह है, साथ में पूर्व हड़प्पा भी यहीं से मिला जुला है। जो मुंडगाख है यह तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है जो पाषाण काल था, नवपाषाण काल, यहाँ से भी उसके कुछ प्रमाण और साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह पुराने लोग थे और ये लोग धीरे धीरे अपने ग्राम्य सभ्यता से छोड़ करके शहरी सभ्यता का निर्माण किए थे। तो हमने ये देख लिया। और पाकिस्तान में बहुत है, इसमें जो महत्वपूर्ण है और कुछ हैं जो पढ़ेंगे। और भारत में भी महत्वपूर्ण जो है, जहाँ से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें हम लोग देखेंगे और इसको समझेंगे भी। तो हमने ये चीज़ देख लिया, और आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि इनका उद्भव कैसे हुआ था, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, और क्या क्या इनके तरीके हैं। और जो इनकी मूर्तियाँ मिली हैं उनमें कहाँ कहाँ के जो है उनकी मतलब कि चेहरे मिलते हैं। जैसे हमने बताया कि जो नाचती हुई या नृत्य करती हुई स्त्री मिली है लड़की, जो कांस्य की प्रतिमा है इसकी, यह जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड वाले जो चेहरे हैं उनसे मिलते जुलते हैं। तो इन्हें कहा जाता है कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड तरीके की नर्तकी थी। जबकि यहीं पे एक और मोहनजोदड़ो से मिला था, मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, एक पुरोहित मिला था, या उसे राजा भी कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है राजा भी हुआ करता था या हो सकता था। तो यह इसका जो चेहरा है यह मंगोलियन से मिलता जाता है, लगता है कि यह मंगोल से आया हुआ होगा। तो इस तरीके से लोगों ने अपने अपने मत को सुदृढ़ किया, बताया, और उसे प्रूव किया कि अगर इस तरीके से है तो मतलब यहाँ से आए होंगे, या ऐसा है तो यहाँ से आए होंगे। तो और भी बहुत सी सारी जानकारी है, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे और भी जानकारी जो है देखेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।